हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। आज हम पढ़ाने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जिसका नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊँचा हो। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है उससे मैंने अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री बाय अभिषेक कुमार, में डाल दिया। आप लोग वहाँ से उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज से हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेकेंड चैप्टर का नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। अब इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडो चाइना क्या है। इंडो चाइना क्या था ना, जो भी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला क्षेत्र है, इसको हम इंडो चाइना कहते हैं। ठीक है, देखिए, वियतनाम गेंड फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945। और जो वियतनाम था उसको 1945 में हम लोग से पहले क्या हुआ, आज़ादी मिल गया, बिफोर इंडिया। बट इट टुक अनदर 3 डिकेड्स ऑफ फाइटिंग बिफोर द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म्ड। लेकिन इसको क्या हुआ कि अभी 30 साल और लग गया अपना रिपब्लिक बनाने में, अपना गणराज्य बनाने में। कह रहा दिस चैप्टर on Indochina will introduce you to one of the important states of the peninsula, namely Vietnam. इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप्ड इन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बाद कह रहा है कि जो नेशनलिज्म हुआ था इंडो चाइना में, ठीक है, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है, उसका जो कैसे डेवलप्ड हुआ था, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, वो उस टाइप से नहीं हुआ, कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। ठीक, the uniting together of a modern Vietnamese nation. The the uniting together of modern Vietnam that brought different communities together was in part of a result colonization, but as importantly it was shaped by a struggle against colonial domination. अब देखिए क्या हुआ वियतनाम में, क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है, जब राष्ट्रवाद का वो कब हुआ, जब उपनिवेश था। वियतनाम किसका उपनिवेश बना था, फ्रांस का उपनिवेश था। उसी टाइम क्या हुआ, राष्ट्रवाद क्या लोगों के अंदर भावना जगा। वियतनाम के जो भी अलग अलग समुदाय थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उपनिवेशवाद का भी योगदान रहा कि उन लोगों के मन में भावना है कि हम लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि वियतनाम का उपनिवेशिक जो वर्चस्व था उसके खिलाफ लोग संघर्ष कर रहे थे। इससे राष्ट्रवाद का भावना लोगों के अंदर है कि हाँ, हमारा अपना गणराज्य हो। कह रहा, if you see the historical experience of Indochina in relation to that of India, you will discover important difference in the way of colonial empire functioned and anti-imperial movement developed। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, कह रहा है कि अगर आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक जो अनुभव हुआ उसको भारत से मिलाकर देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो भी औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो भारत में किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। वो किसका था, फ्रांस का। तो इन दोनों में क्या था, अलग अलग अंतर था, इन दोनों का तौर तरीका अलग था। अभी बार हम लोग साउंड चेक कर लेते हैं। हेलो, ठीक है, साउंड प्रॉपर आ रहा है। तो इन दोनों में क्या था, अंतर था। ठीक है, और बाई लुकिंग एट सच डिफरेंसेस सिमिलरिटीज यू कैन अंडरस्टैंड द वेराइटी ऑफ वेज इन ईच नेशनल डेवलप एंड शेप द कंटेम्प्ररी। और देखिए ये सब जो अंतर था उसको आप अगर समझेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। ये इंडो चाइना का फोटो अभी हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं, इंडो चाइना कैसा दिखता था। इंडो देखिए आपको इंडो चाइना में दिखाते हैं।
ये रीजन है इंडो चाइना। ठीक है, ये भी वियतनाम भी इसमें आता था, कंबोडिया भी आता था, लाओस भी आता था। आप समझ गए पहले। तो यहीं आगे चल के अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इंडो चाइना रीजन। यही सेम फिगर है, देखिए सेम टाइप का ही से देखा है, डक साइड का बना हुआ है। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहले इमर्जिंग फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। ठीक है, चीन के साय से ये इंडो चाइना रीजन था, इसको कैसे आजादी मिला। ठीक है, कर इंडो चाइना comprises the modern countries of Vietnam, Laos and Cambodia। और इंडो चाइना जो था यह 3 देश से मिलकर बना था, जिसमें वियतनाम थे, लाओस था और कंबोडिया था। और its early history shows many different groups of people living in this area under the side of the powerful empire of China। अब इसका जो पुराना हिस्ट्री है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग रहते थे और पूरे जगह किसका साम्राज्य था, चीन का था। और even when an independent country was established in what is now northern and central Vietnam, its ruler continued to maintain Chinese system government as well। अरे अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ स्वतंत्र देश का स्थापना किया गया। फिर भी क्या हुआ कि वहाँ का जो शासक था, जो भी शासक था, वो लोग क्या कि चीनी व्यवस्था को बनाए रखा और चीनी संस्कृति को भी क्या किया गया, अपनाए रखा। और कह रहे हैं Vietnam was also linked to what has been called maritime Silk Route that brought goods, people and area। वियतनाम जो था वो उस रास्ते से भी जुड़ा रहा जिसको हम सिल्क रूट कहते थे। पहले चाइना का सिल्क रूट था, रेशम मार्ग जिसको हिंदी में कहते थे। सिल्क रूट से भी जुड़ा रहा, जिससे बहुत सारा वस्तु, लोग और विचार का आवाजाही होता था। अदर नेटवर्क्स of trade connected to the hinterlands where non-Vietnamese people such as Khmer Cambodians lived। अब देखिए, और भी जगह जो भी रास्ता था व्यापार का, सिल्क रूट क्या था, व्यापार का रास्ता था। उस तरह और भी जो भी रास्ते थे, उनसे भी वियतनाम का जो दूर का इलाका था वो जुड़ा हुआ था। जहाँ क्या था, बहुत गैर वियतनामी लोग रहते थे, जो वियतनाम के मतलब समुदाय से बिलोंग नहीं करते थे, जिसमें खैमर्स थे, कंबोडियंस थे। ठीक है, आज हम थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। पर द पोर्ट ऑफ फैफो, ये बंदरगाह फैफो का, इसको पुर्तगीज जो मर्चेंट थे, पुर्तगाली थे व्यापारी, उन लोगों ने फाउंड किया था। इट वॉज वन ऑफ द पोर्ट यूज्ड बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी मच बिफोर द 19th सेंचुरी। यह ऐसा एक पोर्ट है जिसका यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो थे क्या किया था, 19वीं सदी से बहुत पहले से क्या किया, इस्तेमाल करने लगा। आज 1.1 पूरा पढ़ा देते हैं और उसके बाद कल आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस, मतलब औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। कह रहा है द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच brought of the people of the country into conflict with colonizer in all areas of life। कह रहा है वियतनाम पर जो फ्रांसीसी जो कब्जा किए, इससे क्या हुआ, वियतनामी का जिंदगी पूरा बदल के रख दी। ठीक है, हर मोर्चे पे क्या हुआ कि जनता जो भी थी, वियतनामी जनता, उनको अपने वैश्विक शासकों से क्या हुआ, टकराव होने लगा। उसके बाद कह रहे द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ फ्रेंच कंट्रोल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन, बट फ्रेंच ऑल्सो बिल्ट अ सिस्टम दैट ट्राइड टू रीशेप द कल्चर ऑफ द वेस्ट। देखिए, लोग को दिखेगा ना तो उसको इससे मतलब नहीं रहता कि हम पे कौन शासन करना, लेकिन अब उसके कल्चर के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो लोग से टकराव होने लगेगा। तो ये मेन कारण था। और फ्रांसीसी जो आए थे उनका ज्यादा नियंत्रण सेना पर था और जो भी धन से जुड़े मामले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो लोग एक योजनाबद्ध तरीके से जो वियतनामी संस्कृति था उसका तहस नहस करने का प्रयास किया। इसीलिए क्या हुआ कि उन लोगों का हरदम इन लोगों से टकराव होता था। और the nationalism in Vietnam emerged through the effort of different sections of society to fight against French and all they represented। जो भी वियतनाम में फ्रांसीसियों का वर्चस्व का एहसास कराने वाला चीज था, उसके खिलाफ का वो पूरे वियतनामी लोग जमकर संघर्ष किया। और इसी के कारण का वो वियतनाम में राष्ट्रवाद का लोगों के मन में भावना जगा।
अभी देखिए ई ससुरा एगो फ्रांस का ऑफिसर है जिसका नाम था गार्नियर। ये क्या किया ससुरा गया, नेगुइन डायनेस्टी था एगो, ठीक है, कौन सा साम्राज्य था, नेगुइन साम्राज्य था। इसके खिलाफ करके चढ़ाई कर दी। अब इसको क्या हुआ कि यहाँ मुआ दिया सब, अरे घूम घूम के मुआ रहा है सब। तो ये फ्रेंच का टीम था एगो जिसका ना जो कि मेकोंग रिवर को क्या किया था, एक्सप्लोर किया था, उसका भी ससुरे हिस्सा था। बाद में ही गए फ्रेंच साम्राज्य को स्टेब्लिश करने के चक्कर में अपने मर गए लात खा के। देख रहे कैसे इनको घूम घूम के मुआ रहा है ऐसा। अब देखिए एक सेकेंड, आपको मेकोंग रिवर हम दिखाते हैं। इसी से होकर के गुजरती है, यहीं पे है। देखिए इसका हम 3D शेप दिखाते हैं, देख रहे हैं आपको। हम पानी ले दिखा देंगे आप लोग को, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ये मेकोंग रिवर, इसी का खोज कौन किया था, वो गार्नियर किया था। जो टीम खोज कर रही थी उसमें वो ससुरा था। देख रहे हैं पानी है यहाँ पे मेकोंग रिवर में, देख रहे हैं ये मेकोंग रिवर, इसी का खोज किया था, ठीक है। अब देखिए आइए अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं French troops landed in Vietnam in 1858 and by mid 1880 जो भी फ्रांस के ट्रूप्स थे वो लोग वियतनाम में कब लैंड किए, 1858 में। और 1880 के मध्य तक वो लोग का कि एकदम जो नॉर्दर्न रीजन था, वो जो उत्तरी इलाके पर था, उस पर वो बढ़िया से अपना कब्जे जमा लिए। आफ्टर द फ्रैंको चाइनीज वार French attempt to control of Tonkin and Annam and in 1887 French Indochina was formed। जो फ्रेंको चाइनीज जो युद्ध हुआ उसके बाद का हुआ कि जो फ्रांसीसी थे उन लोगों ने टोंकिन और अन्नाम पर कब्जा कर लिया और 1887 में क्या किया, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया, ठीक है। इन द फॉलोइंग डिकेड फ्रेंच साउथ टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन एंड पीपल इन वियतनाम began reflecting on the nature of loss that Vietnam was suffering। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद फ्रांसीसी शासक क्या हुआ, अब धीरे धीरे वियतनाम पर पूरा कब्जा जमाते गए और लोगों को जो वियतनामी लोग थे उनको भी समझ में आने लगा कि हम लोग फ्रांसीसियों के यहाँ तो बहुत चीज अपना गंवा चुके हैं। इसी के जद को मतलब गंवाने के पीछे, मतलब गंवाने के विरोध में वियतनामियों ने क्या हुआ, राष्ट्रवादी का प्रतिरोध करना शुरू किया। उनके अंदर राष्ट्रवाद का भावना जग गया। अब देखिए ये क्या है, ये मेकोंग रिवर, इसका एगो चित्र दिया गया है और इस किसके द्वारा बनाया गया है, जो एक्सप्लोरेशन टीम थी जिसमें गार्नियर भी शामिल था उसके द्वारा बनाया गया। अब देखिए ये लोग बनवाते क्यों थे, पर एक्सप्लोरिंग एंड मैपिंग रिवर आर पार्ट ऑफ कॉलोनियल इंटरप्राइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जो एक्सप्लोर करना, जो भी खोजना रिवर उवर का, ये सब अभी कॉलोनियल जो भी रूलर थे उनका एक मतलब काम था। मतलब उनको इससे फायदा होता था। फायदा क्या था कि वो लोग एक चीज देखते थे कि नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है और किधर किधर से होकर जा रही थी। इससे उनका व्यापार आसान होता था, इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे नदी के माध्यम से। करे ड्यूरिंग दीज एक्सप्लोरेशन इन्यूमरेबल पिक्चर्स एंड मैप वर प्रोड्यूस। अभी जब खोजा गया तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारा नक्शा तस्वीर बनाया जाता था, ठीक है। क्या कह रहा है, द फेमस ब्लाइंड पोएट नेगुइन डाइन चिन बिमोनेंडे व्हाट हैपनिंग टू हिज कंट्री। एक मशहूर जो नेत्रहीन शायर था उसने क्या किया, न देश का दुर्दशा एक शोक व्यक्त करते हुए लिखा लिखा कि आई वुड रेदर फेस इटर्नल डार्कनेस, मतलब मैं बहुत ही अंधकार में जीने के लिए तैयार हूँ। कर देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं है। आई वुड रेदर सी नो मैन, मुझे कोई आदमी ना दिखे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। देन इनकाउंटर वन मैन सफरिंग, किसी इंसान का क्या है, मतलब दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है।
आई वुड रेदर सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देखूं कोई बात नहीं है, देन विटनेस द डिसेम्बरिंग ऑफ द कंट्रीज इन डिक्लाइन, और अपने देश को छीन भिन्न होते हम नहीं दे सकते हैं। तो ये कौन था? न्यूगिन दिन था इसका नाम, इसी ने ही लिखा। अब आइए, ठीक है, अब हम एक और पढ़ते हैं 1.2 कर, व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। और फ्रांसीसियों को क्या था कि उपनिवेश का क्या इतना जरूरत था। और कॉलोनीज वेर कंसीडर्ड इसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर इसेंशियल गुड। जब क्या था कि हम लोग भी क्या थे, उपनिवेश थे इंग्लैंड के, तो उस टाइम क्या था कि प्राकृतिक संसाधन जो होते थे, जो प्रकृति से संसाधन निकलते थे, ठीक है, जैसे कोयला, मतलब जो भी हम ओर माइंस या प्रकृति से लेते हैं, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए उपनिवेश बनाना क्या था, बहुत जरूरी माना जाता था। ठीक है, पर वेस्टर्न नेशन like other western nations, France also thought it was the mission of advanced European countries to bring the benefit of civilization to backward people। अब देखिए, जिस तरफ पश्चिम का जो भी पश्चिमी राष्ट्र थे, उस तरफ फ्रांस को भी लगता था कि दुनिया का जो भी पिछड़ा समाज है, उनके मध्य में क्या है, उनके पास क्या है, सभ्यता का रोशनी पहुंचाना, उनका विकास करना, ये क्या है, यूरोपीय जो भी देश है उनका एक मतलब समझिए कि दायित्व है, उनका ही काम है। सभ्यता का विकास, उनके पास सभ्यता पहुंचाना, ये सब किसका काम है, यूरोपियन कंट्रीज का। उसके बाद द फ्रेंच बिगेन बाय बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड इन द मेकोंग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टीवेशन। अब देखिए, फ्रांसीसियों ने क्या किया, वियतनाम का जो भी मेकोंग रिवर का जो भी डेल्टा था, उसके इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया, नहर बनवाया और जल निकासी का काम शुरू किया। ठीक है, द फास्ट सिस्टम ऑफ irrigation works, canals and earthworks built mainly with forced labor increased rice production and allowed export of rice to international market। अब देखिए, वियतनाम में अभी वो बहुत चावल होता है। ठीक है, अब देखिए, सिंचाई के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, बहुत सारा नहर बनाया गया, इससे मैं कहूँगा ज्यादातर लोगों से क्या किया गया, जबरदस्ती काम करवाया गया। इससे क्या हुआ कि चावल के उत्पादन में बहुत ही तेजी से क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और इससे क्या हुआ, वियतनाम दूसरे जो भी देश थे उनको चावल निर्यात करने लगा, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने लगा। करा द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन वेंट फ्रॉम the area under rice cultivation went from 2,74,000 hectares in 1873 to 1.1 million hectare in 1900 and 2.2 million in 1930। इसका तो मतलब समझिएगा, जो मतलब चावल के खेती का एरिया 2,74,000 हेक्टेयर में होता था, वो 27 साल बाद 1900 में 11 लाख हेक्टेयर होगा, और 1930 में 30 साल बाद क्या होगा, 22 लाख हेक्टेयर में हो गया। ठीक है, और वियतनाम एक्सपोर्टेड 2/3 of its rice production and by 1930 had become the third largest exporter of rice in the world। अब देखिए, वियतनाम मान लीजिए ज्यादा जगह पर खेती हुआ तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो वियतनाम 2/3 चावल क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने लगा, अपना जो भी उपजाता था उसका 2/3। और 1931 तक का हुआ, वियतनाम चावल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, निर्यातक बन चुका था। ठीक है, कह रहा है दिस वाज फॉलोड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू हेल्प ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर ट्रेड, मूव मिलिट्री गार्रिसंस एंड कंट्रोल्स द एंटायर रीजन। अब इससे क्या हुआ कि जो भी व्यापारिक वस्तु का आवागमन होता था, फौजी जो भी आते थे, उन पूरे क्षेत्र नियंत्रण का पर कायम करने के लिए क्या हुआ कि अलग अलग परियोजना शुरू किया, मतलब सब चीज पर क्या किया, नियंत्रण करना शुरू किया फ्रांस। कैसे कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क दैट वुड लिंक द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम एंड चाइना वाज बिगिन। अब इसके बाद क्या हुआ
कि पूरा जो इंडो चाइना था उससे गुजरने वाला एक बहुत ही बड़ा विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से कहा कि वियतनाम के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग चाइना से जुड़ गए। ठीक है, क्या कहा, दिस फाइनल link with Yunnan in China was completed by 1910। अब इस रेल नेटवर्क का सबसे लास्ट छोर कहाँ जाता था? चीन के एनान तक जाता था। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को एनान दिखाते हैं। एनान है आपका चाइना में। चाइनीज प्रोविंस है, देख रहे हैं? ये रहा यूनान। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, ये रहा यूनान। अब देखिए यहाँ है वियतनाम, ये पूरा को कवर करते हुए, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना बनाया, रेल नेटवर्क बना। ठीक है, एनान तक। ठीक है, कह रहा है द सेकेंड लाइन वाज बिल्ट लिंकिंग वियतनाम टू सियाम। उस टाइम थाईलैंड को सियाम कहते थे भैया, कंबोडियन कैपिटल फेनोम फेन। और जो दूसरा नेटवर्क बनाया गया वो क्या किया गया कि कंबोडिया के रास्ते, जिसका राजधानी फेनोम फेन था, उसके रास्ते वियतनाम को क्या किया गया कि सियाम देश से जोड़ दिया गया, जिसका नाम, थाईलैंड का नाम उस टाइम क्या हुआ था? सियाम हुआ था, सियाम हुआ करता था। थाईलैंड का पुराना नाम कहीं कहीं पूछता था सियाम। और by the 1920 to ensure higher levels of profit of their businesses, French business interests were pursuing the government in Vietnam to develop infrastructure further। अब देखो 1920 तक का हुआ कि फ्रांसीसी व्यवसाय अपने कारोबार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनामी जो सरकार थी इस पर ही दबाव डालने लगे कि वो अपना जो भी परियोजना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ही ज्यादा तेजी से बढ़ाए। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कल और क्लास चलेगा। आप लोग हमारा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ मिल चुके, क्लास का टाइमिंग मिल चुका, हर कुछ आप लोग को मिल चुके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कृपया आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।